नमस्कार। आज हम आधुनिक हिंदी कविता के बेहद महत्वपूर्ण कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का पाठ विश्लेषण करेंगे। इस पाठ विश्लेषण के पूर्व गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं के संदर्भ में हम कुछ परिचर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं अपने स्थापत्य में, अपनी संरचना में, समकालीन हिंदी कविताओं में अपना एक अलग चेहरा रखती हैं। आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं एक युगांतर उपस्थित करती हैं। वे एक जगह लिखते हैं कि मैं अपनी अधूरी दीर्घ कविता में उमग कर जन्म लेना चाहता हूँ, फिर से व्यक्तित्वांतरित होकर नए सिर से समझना और जीना चाहता हूँ सच। ये जो व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया है मुक्तिबोध की कविता के संदर्भ में, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुक्तिबोध की समूची कविता इस व्यक्तित्वांतरण के साथ सच के वजूद को एकमेव करने की कोशिश है। ये सच क्या है? उस जमाने का सच जिसे मुक्तिबोध जी रहे थे, जिसे मुक्तिबोध भोग रहे थे। नई कविता के संदर्भ में प्रायः भोगा हुआ यथार्थ की चर्चा होती है, लेकिन ये भोगा हुआ यथार्थ भोग का यथार्थ नहीं है, बल्कि अपने जीवन जगत में संघर्ष करते हुए, तमाम सारी विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए ये जीवन के उस उत्स को पाने का एक अविकल प्रयास है, जिसको पाने के बाद हम एक नए समाज, एक नए जीवन का सपना देखते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं इसी असंग बेचैनी और ऊष्मा से जुड़ी हुई कविताएं हैं। वह उस बेचैनी और ऊष्मा के बीच लगातार एक अप्रतिहत, एक अपराजेय विवशता के सम्मुख एक अपराजेय संकल्प बन करके आती हैं, और यह अपराजेय संकल्पता मुक्तिबोध की कविताओं का प्राण है। मुक्तिबोध को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बार बार ये लगता है कि वो तीव्र बेचैनी भरे घोड़ावर्तों की कविताएं हैं। उनमें एक निर्मम प्रश्नाकुलता है, और ये प्रश्नाकुलता जिंदगी की जद्दोजहद से पैदा हुई है। ये जो जिंदगी है, क्योंकि इस जिंदगी पर ही सबसे अधिक मार है, और ये मार उस परिवेश की है जिस परिवेश में मनुष्य जी रहा है। मुक्तिबोध एक जगह कहते हैं, पिस गया है वह भीतरी और बाहरी कठिन दो पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। मुक्तिबोध की सारी कविताएं इसी ट्रेजेडी की सुव्यवस्थित व्याख्याएं हैं। ये उस सभ्यता समीक्षा का प्राण है जिसमें मुक्तिबोध या मुक्तिबोध जैसे बहुत सारे लोग, आमजन जो जीवन जी रहे हैं। इन भयावह परिस्थितियों को अपना स्वरूप कैसे प्राप्त होता है? उस स्वरूप को, उस पूरी संरचना को मुक्तिबोध अपनी कविताओं में तार तार करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण उनकी कविताएं जिंदगी के सम्मुख भयावह दुःस्वप्नों की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, जिसके बारे में वे लिखते हैं कि इतने भीम जड़ीभूत टीलों के नीचे हम दबे हैं, फिर भी जी रहे हैं, सृष्टि का चमत्कार। ये जो भीमभूत जड़ टीलों के नीचे दबे रहना है, ये क्या है? क्या ये मनुष्य विरोधी परिस्थितियों का दबाव नहीं है? हरिशंकर परसाई जी ने एक जगह लिखा है, मुक्तिबोध ने जितना संघर्ष किया है, अगर उसका आधे का भी कोई उतना संघर्ष कर लेता तो वो आधे जीवन में ही मर जाता। जाहिर है कि इन संघर्षों की तमाम सारी गूंजें मुक्तिबोध की रचनाओं में भरी पड़ी हैं। एक और बात जो मुक्तिबोध के संदर्भ में बहुत ध्यान देने की है, वो ये कि अगर मुक्तिबोध की समूची रचना प्रक्रिया पर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जैसे मुक्तिबोध एक ही कविता को बार बार लिख रहे हैं, एक ही कविता के बार बार वो पाठ तैयार कर रहे हैं। जैसे पाठ के भीतर उपपाठ, अंतरपाठ, ये कई स्तर और कई रूपों में उनके यहाँ मौजूद है। रचना के इस विन्यास को कभी वह फैंटेसी कहते हैं, कभी वह
स्मृति, स्वप्न कहते हैं। और ये कविता को आगे बढ़ाने का उनका अपना एक निजी तरीका है। फैंटेसी की चर्चा मुक्तिबोध के पहले आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में नहीं सुनाई पड़ती। यहाँ रुक करके मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि मुक्तिबोध की कविता का कोई पूर्वज कवि नहीं है। और आप ये भी देखेंगे कि मुक्तिबोध की कविता के अनुरूप लिखने वाले जो बाद की पीढ़ी के लोग हैं, उनमें से आपको कम लोग मिलेंगे जिन्होंने मुक्तिबोध की कविता का अनुकरण किया हो या उस तर्ज पर कविताएं लिखने की कोशिश किए हों। प्रायः कहा जाता है कि अच्छी कविताओं का अनुकरण या नकल संभव नहीं है। तो मुक्तिबोध ऐसे ही कवि हैं। आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में एकमात्र, अकेले और एकमेव कवि जिन्होंने अपनी शिल्प, अपनी संरचना से आधुनिक हिंदी कविता को एक नया स्वर, एक नया कलेवर, एक नया तेवर दिया है। मुक्तिबोध की जो अपनी काव्य यात्रा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो सन 57 के बाद प्रायः मुक्तिबोध ने लंबी कविताएं लिखी हैं। मुक्तिबोध के जीवन में कोई कविता संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ। पहला संग्रह उनका जो चाँद का मुँह टेढ़ा है, वो उनकी मृत्यु के उपरांत आया 1964 में, और उसके बाद फिर भूरी भूरी कागदूल, और बाद में नेमचंद्र जैन ने उनकी रचनावली का संपादन किया। मुक्तिबोध की कविता की व्याख्याएं, उनका जो विश्लेषण है, वो मुक्तिबोध के न रहने के बाद संभव हुई, और लोगों का बहुत गहरे ध्यान गया, और उस गहरे ध्यान के बाद मुक्तिबोध की कविताओं का तमाम तरह से विश्लेषण हुआ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुक करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुक्तिबोध की कविता का प्रमुख विषय क्या रहा है। मुक्तिबोध अपनी कविता में किस तरह से अपने समय को उजागर करते हैं। मुक्तिबोध द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों से परिचित हैं। आज़ादी के बाद के भारत के जन्म और उस भारतीय शासन व्यवस्था, जनतंत्र के जन्म को वो जानते हैं, और एक प्रकार से जो जनतंत्र का विकास हुआ, उस जनतंत्र के विकास के क्रम में जो विसंगतियां हैं, जो अवरोध हैं, उनको भी मुक्तिबोध बहुत ध्यान से जानते हैं। और आज जो कविता का पाठ विवेच्य है यहाँ, उसमें इसकी चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। मुक्तिबोध ये जानते हैं कि राज्य और पूंजी की शक्तियों से जो गठजोड़, राज्य और पूंजी की शक्तियों के गठजोड़ से उत्पन्न जो भयानक परिस्थितियां हैं, वो किस तरह से मनुष्य विरोधी परिस्थितियों का निर्माण कर रही हैं। अंधेरे में कविता में जिस विचित्र प्रोसेसन का जिक्र आता है, वहाँ पर आप इसके स्वरूप को, इसकी संरचना को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। इसलिए मुक्तिबोध एक जगह अपनी कविता के संदर्भ में कहते हैं कि मेरी कविताएं आज की स्थितियों की विस्फारित वास्तविकताएं हैं। ये विस्फारित वास्तविकता क्या है? नई कविता के जिस काल में लोग बिंबों, चटक बिंबों का निर्माण कर रहे थे, वहीं मुक्तिबोध अपनी कविता के संदर्भ में जीवन के उन कठिन परिस्थितियों के पास जा रहे थे, उन तमाम सारी विद्रूपताओं के पास जा रहे थे जिनसे जीवन मुश्किल हो रहा था। तो ये मुक्तिबोध का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक जगह मुक्तिबोध कहते भी हैं, तय करो किस ओर हो तुम, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? ये सवाल मुक्तिबोध खड़ा करते हैं, और ये सवाल जाहिर है बिना यथार्थ के, बिना वास्तविकता के, रेसे रेसे से परिचित हुए बिना संभव नहीं है। एक जगह मुक्तिबोध अपनी कविताओं में बार बार जो अकादमिक दुनिया की जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचियाँ हैं, उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर ये जो अकादमिक लोग हैं, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो जिनके जिम्मे एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो आखिर कहाँ खड़े हैं? तो ऐसे सिद्धांतकारों पर भी उन्होंने
चोट की है। गुस्से में एक जगह कहते हैं, सब हमें मालूम, कौन किस उल्लू का कितना बड़ा पट्ठा है, सब हमें मालूम। चाहो तो समाजी शोषण क्रिया की सब अंतड़ियां टेबल पर रख दें, तुम भी निहार लो वह हम भी निरख लें। तो ये कौन कितना बड़ा उल्लू का पट्ठा है, ये मुक्तिबोध कहते हैं और बेहद आक्रोश की भाषा में कहते हैं। ऐसे ही जो और भी बहुत सारी कविताएं उनकी हैं, जहाँ पर आप लकड़ी का रावण जैसी कविता है, जहाँ भूरी भूरी खाकदूल है, अंधेरे में जैसी कविता, जो अंधेरे में कविता में आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, पंख की बार बार आवृत्ति जिस इंटेंस भयावह उपस्थिति को प्रकट करती है, उससे अलग हमारा समय नहीं। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। ये एक ऐसे समय का वर्णन है जहाँ पर पूरी परिस्थितियाँ एक प्रकार से कह लीजिए कि मानव विरुद्ध हैं। सच तो यह है कि ऐसा लगता है कि मुक्तिबोध ने 20वीं शताब्दी में कविता नहीं लिखी थी, बल्कि 21वीं शताब्दी में बैठ करके हमारे समय का कोई रचनाकार जैसे उस पूरे परिदृश्य को आज लिख रहा हो। नई कविता के दौर में लिखी हुई ये कविताएं नई कविता के सौंदर्य संबंधी प्रतिमान में भी एक फांक उत्पन्न करती हैं। आलोचना के लिए कविताएं चुनौती हैं। ये कविताएं ऐसा लगता है कि नई कविता के सौंदर्य बोध का हिस्सा नहीं बन पाती। मुक्तिबोध को इसीलिए कुछ लोग नई कविता के कवि भी कहते हैं और कुछ लोग प्रगतिशील कविता के भी कवि। मुक्तिबोध द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद से अपने कविता का उपजीव्य ढूंढते हैं और ये बात उन्हें नई कविता के कवियों से अलग करती है। मुक्तिबोध की कविता के संदर्भ में मार्क्स आते हैं, गांधी आते हैं, और मार्क्स और गांधी, मार्क्स की तुलना में कई बार लगता है गांधी ज़्यादा आते हैं। और गांधी का एक शिशु, गांधी जी ने जिस जनतंत्र को दिया, उस जनतंत्र का अगला स्वाभाविक विकास कैसा होगा, इसकी वो चिंता करते हैं। तो मुक्तिबोध की कविता में आपको बार बार इस प्रकार की तमाम सारी बातें मिलेंगी। मुक्तिबोध ने जितना रचना प्रक्रिया पर लिखा, शायद कोई और दूसरे कवि ने नहीं लिखा। आप याद करें, एक साहित्यिक की डायरी जिसमें मुक्तिबोध ने कला के 3 छड़ों की बात की है, और उन 3 छड़ों में मुक्तिबोध कहते हैं कि ये जो रचना प्रक्रिया है, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है, इस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा ही अभिव्यक्ति के धरातल पर पहुंचती है। फैंटेसी उस रचना प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, उन्होंने एक किताब लिखी है, और नामोर जी कहते हैं कि नई कविता का आत्मसंघर्ष नई कविता का ही आत्मसंघर्ष नहीं है, बल्कि मुक्तिबोध के खुद का भी आत्मसंघर्ष है। और आप पाएंगे कि नई कविता के आत्मसंघर्ष में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें जो नई कविता के अनुक्रम में बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े किए जो उस समय नई कवितावादियों के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विरोधी स्वर की तरह लग रहे थे। मुक्तिबोध कहते हैं एक जगह, अगर मेरी कविताएं पसंद नहीं उन्हें जला दो, अगर उसका लोहा पसंद नहीं उसे गला दो, अगर उसकी आग बुरी लगती है दबा डालो, लेकिन मैं वहाँ रहूँगा, तुम्हारे सपने में आऊँगा, सताऊँगा, खिलखिलाऊँगा, खड़ा रहूँगा, तुम्हारी छाती पर अड़ा रहूँगा। नापसंदगी के बावजूद मुक्तिबोध आलोचना की छाती पर अड़े रहे, समाज के सामने अपनी कविता के साथ तने रहे। यह मुक्तिबोध का एक बहुत बड़ा योगदान है। आलोचना ने आज भी ऐसे मानदंड और शास्त्र नहीं गढ़े जिससे मुक्तिबोध की समूची कविताओं की व्याख्या और विश्लेषण हो सके, इन कविताओं का पूर्ण रूप से अवगाहन हो सके। वैसे भी बड़ा कवि किसी सांचे में ठीक ठीक नहीं बैठता। अगर वो किसी सांचे में ही वो ठीक बैठ जाए तो वो फिर खड़ा नहीं रह पाएगा।
इसलिए मुक्तिबोध हूँ या मुक्तिबोध के पहले निराला हूँ, सभी उन बने बनाए सांचों को तोड़ते हैं और उस बने बनाए सांचों के पार निकल जाते हैं। मुक्तिबोध की कविता समय के साथ आज ज़्यादा संदर्भवान हुई है, अर्थवान हुई है। वह सचमुच आवेग त्वरित कालयात्री है। उनकी कविताओं की यह असमाप्त यात्रा है। उन्हीं के शब्द हैं, नहीं होती कविता कभी खत्म नहीं होती, वह आवेग रहित त्वरित कालयात्री है। मुक्तिबोध की यहाँ जो कविता प्रिस्क्राइब्ड है, जिसका पाठ यहाँ किया जाना है, वो अंधेरे में कविता है। अंधेरे में कविता के 4 प्रारूप हमारे सामने मिलते हैं। एक तो चाँद का मुँह टेढ़ा है, जो उनका संग्रह है, उसकी ये अंतिम कविता है। और दूसरा, ये कविता पहली बार कल्पना में 1964 नवंबर में छपी थी, तो एक वो पाठ है। एक तीसरा पाठ जो नेमिचंद्र जैन ने मुक्तिबोध की रचनावली संपादित की है, उसमें है। और एक चौथा पाठ एक प्रतिनिधि कविताएं जिसे राजकमल ने प्रकाशित किया है, जिसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है, उसमें है। अंधेरे में कविता के इन चारों पाठों में पर्याप्त अंतर है। और जैसा कि प्रतिनिधि कविताओं के अनुक्रम में अशोक वाजपेयी जी का कहना है कि ये कविता एक प्रकार से उन तमाम सारे पाठों से भिन्न है जो इसके पूर्व जिस रूप में सामने आई हैं। और ये एक प्रकार से जो पाठ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रतिनिधि कविताओं में, उसे मुक्तिबोध ने पर्याप्त रूप से संशोधित और परिवर्धित किया था। तो मैं आज जो कविता आपके सामने रख रहा हूँ पाठ विश्लेषण के लिए, और पाठ के लिए जिस हिस्से का उपयोग मैं करूँगा, वो अशोक वाजपेयी के इस प्रतिनिधि कविताएं जो उन्होंने संपादित किया है गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं का, उसका मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। एक बात और, थोड़ा सा अंधेरे में मैं पाठ पर सीधा आऊँ, उसके पहले दो तीन बातें और बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंधेरे में कविता जब छपी, और उसके पहले मुक्तिबोध के जो पुत्र हैं रमेश मुक्तिबोध, उन्होंने कहा कि वो लगभग 15 बार लिखी हुई कविता है। अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो इससे भी आपको मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया के बारे में पता चलता है कि कैसे एक कवि अपनी प्रक्रिया में कैसे कविता में एक परिवर्तन लाता है। कविताएं एक दिन में नहीं बनती, एक शॉट में नहीं बनती, और मुक्तिबोध के रचना की जो प्रक्रिया है उसमें तो कतई नहीं, क्योंकि वो इतनी विस्तृत और इतनी लंबी कविताएं हैं कि उन लंबी कविताओं को एक बैठक में, एक सिटिंग में लिख पाना संभव नहीं है। और निश्चित तौर पर मुक्तिबोध ने कई बैठकों में कई बार विभिन्न समयों में ये कविता लिखी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि मुक्तिबोध की ये कविता लगभग 5 साल में पूरी हुई। 1957 से 1962 तक ये कविता लिखी जाती रही। इसमें पर्याप्त संशोधन और परिवर्धन होते रहे। इस कविता के पृष्ठभूमि में कुछ लोगों ने ये जिक्र किया है कि मुक्तिबोध नागपुर में एक मिल थी, उस मिल के मजदूरों पर गोलीकांड हुआ था, तो उस गोलीकांड के संदर्भ में ये कविता, इस कविता का कहीं उत्स बनता है। उस घटना को मुक्तिबोध ने देखा था, ये 1952 की घटना थी। इस कविता को लेकर के मुक्तिबोध बहुत आशंकित भी थे। एक जगह तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी दिलचस्प है। आग्नेस्का सोनी को एक पत्र उन्होंने लिखा 9 दिसंबर 1963 को। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं आपको ये कविता भेजना चाहता हूँ, कविता बहुत लंबी है, आप ऊब जाएंगी, अप्रकाशित है, वह कोई पत्रिका और कोई ऐसी पत्रिका नहीं जो उसे छापे, संभव है कि वह कविता बहुत रद्दी हो, तीसरे दर्जे की हो, उसमें एक आशंका है, अंधेरे की आशंका का वातावरण है, और मुझे यह आशंका है कि कहीं भारत में ऐसा वैसा न हो। अंधेरे में कविता का जो पहला पाठ पब्लिश हुआ 1964 की कल्पना में,
वो कविता आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से छपी। यानी कि अंधेरे में के साथ एक शब्द, एक पद जुड़ा, आशंका के द्वीप। बाद में प्रतिनिधि कविताएं में या रचनावली में जब कविता आई, या चाँद का मुँह टेढ़ा की अंतिम कविता के रूप में जब वो प्रकाशित हुई, तो आशंका के द्वीप जो पदबंध है उसको मुक्तिबोध ने हटा दिया और लिखा सिर्फ अंधेरे में। केदारनाथ सिंह हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने एक जगह ये टिप्पणी लिखी है कि इस शीर्षक को, आशंका के द्वीप अंधेरे में, को रिटेन किया जाना चाहिए था। और वो इसलिए क्योंकि आशंका के द्वीप, ये जो शब्दबंध है, इससे कविता के अर्थ और कविता के मर्म तक पहुंचने का एक रास्ता मिल जाता। लेकिन मुक्तिबोध ने, जैसे मैंने कहा कि जो छपी वो अंधेरे में शीर्षक से छपी। ये जो अंधेरे में कविता है, इसको लेकर के तमाम बातें हुई और बहुत विस्तार से इस पर हिंदी में चर्चा हुई। मेरा ख्याल है कि एक कविता पर इतनी चर्चा, इतनी बहस आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में शायद कम ही हुई हो। उसके इतने पाठ हैं, इतने विश्लेषण हैं कि उन पाठों और विश्लेषणों के अनुक्रम या क्रम को अगर हम देखें, उन बहसों में जाएं, तो आपको लगेगा कि जैसे वो मीर का एक शेर है, तरफे रखे हैं एक सुखन चार चार मीर, क्या क्या कहा करे जबाने कलम से हम। तो मुक्तिबोध की कविता में कई तरफ हैं, कई सिमत हैं, और ये सिमत जहाँ खुलता है, जैसे लगता है कि क्योंकि मुक्तिबोध की कविता में चौराहे बहुत आते हैं, तो लगता है कि पूरी कविता चौराहों से जैसे 10 दिशाएं, 4 दिशाएं फूटती हैं, वैसे ही मुक्तिबोध की इस कविता में भी कई दिशाएं फूटती हैं। और यह कारण नहीं है कि नामोर जी ने जब कविता के नए प्रतिमान नाम की किताब लिखी 1967-68 में, तो उस पूरे किताब की संरचना में, उस पूरे किताब के आलोचकीय मानदंड में मुक्तिबोध की कविताएं कहीं न कहीं काम कर रही थीं। और इस बात की सूचना नामोर जी ने कविता के नए प्रतिमान की भूमिका में दी भी है। और बाद में तो उस पर स्वतंत्र रूप से 2 लेख उन्होंने शामिल किया है, अंधेरे में पुनश्च परम अभिव्यक्ति की खोज। तो ये जो परम अभिव्यक्ति है, ये क्या है? अंधेरे में कविता के पाठ के विश्लेषण से इस परम अभिव्यक्ति को हम जानने की कोशिश करेंगे। इस कविता पर एक नज़रिया रामविलास शर्मा जी का भी है, जो उन्होंने नई कविता और अस्तित्ववाद नाम की जो पुस्तक उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने दर्ज किया और ये बताने की कोशिश की कि नई कविता के भीतर, चूँकि नई कविता अस्तित्ववाद से बहुत प्रभावित कविता है, तो रामविलास जी ने क्या किया कि जो मुक्तिबोध की कविताओं को उसी अस्तित्ववाद के दायरे में बांधकर उससे नई कविता से जोड़ने की कोशिश की। प्रायः रामविलास जी की इस आलोचना से सहमत नहीं हुआ जा सकता और अंधेरे में कविता अस्तित्ववादी कविता नहीं है, बल्कि ये एक विकराल भयावह परिस्थितियों के रूपायन के साथ साथ उससे निकलने की एक उम्मीद है। हम मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता का पाठ इस रूप में भी कर सकते हैं। वहाँ आपको 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मिलेंगी। एक तो आत्मचेतस बनाम विश्व चेतस का संघर्ष। तो आत्मचेतस, मुक्तिबोध ये मानते थे कि विवेक जो है वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण घटक है, विवेक और चेतना। और विवेक और चेतना, ये जो आत्मचेतस है, इसके पास ही हो सकती है, और यहीं से आत्मचेतस हुए बिना आप विश्व चेतस नहीं हो सकते, आप विश्व दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकते। तो मुक्तिबोध की ये कविता एक प्रकार से आत्मचेतस बनाम विश्व चेतर के निरंतर संघर्ष की भी कविता है। एक मुक्ति की छटपटाहट आपको वहाँ मिलेगी, एक बेचैन विक्षुब्ध आत्मचेतस प्रतिक्रिया वहाँ मिलेगी। और मुक्तिबोध इन तमाम सारे संदर्भों से एक रक्तपाई जो वर्ग पैदा हो गया आज़ादी के बाद पूंजीवाद के क्लासिकल दौर में, या आप कह सकते हैं कि ये जो औपनिवेशोत्तर काल है, उपनिवेशवाद
के बाद का जो दौर है उसकी बहुत गहरी शिनाख्त, उसकी एक बहुत मौलिक पहचान इस कविता में की है। इस कविता को देखते हुए या मुक्तिबोध के समस्त साहित्य को देखते हुए कई आलोचकों ने मत रखे हैं और नई कविता में मुक्तिबोध की लगभग स्थिति वही है। नामोर जी ने एक जगह लिखा है कि नई कविता के क्षेत्र में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यही नहीं, एक जगह लोग कहते हैं, अशोक वाजपेयी ने कहा कि मुक्तिबोध की कविता हमको खबरदार करती है। और खबरदार करने वाली जो कविता है उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये अंधेरे में कविता के लिए 100% लागू होती है कि वो वाकई हमको खबरदार करती है। तो ये है पूरा अंधेरे में का कह लीजिए कि इसकी पृष्ठभूमि। मैं ये कविता शुरू कैसे होती है इस पर थोड़ा सा हम आएँ। आप देखिए कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। वह नहीं दिखता किंतु वह रहा घूम, तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक। ये अनिवार्य कौन है? यानी कि जो वहाँ मौजूद है और जो दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई जो देता पर नहीं दिखाई देता। कविता की शुरुआत यहाँ से होती है और मुक्तिबोध, यहाँ पर आपको ये लगेगा कि जैसे मुक्तिबोध का जो व्यक्तित्व है उस आत्मचेतस व्यक्तित्व को, उस आत्मचेतस जिसको बाद में मुक्तिबोध ने रक्ता लोक स्नात पुरुष कहा है, ये कविता में आपको मुक्तिबोध एक प्रकार से ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। ये जो परम अभिव्यक्ति अनिवार्य है, जहाँ कविता खत्म होती है, वहाँ से ये बात वो शुरू करते हैं। तो जिंदगी के कमरों में अंधेरे, ये अंधेरा कितना घना है। जिंदगी का कमरा क्या है? आप अगर इस बिंब को देखेंगे कि समूचे जीवन में अंधेरे के जो एक प्रकार से विवश भरी जो परिस्थितियां हैं, कभी उसको अंधेरा कह रहा है। और इस अंधेरे में भी लेकिन कोई है जिसे मुक्तिबोध कहना चाहते हैं कि वो कौन है, उसकी वो खोज कर रहे हैं। एक जगह वो आगे कविता जब बढ़ती है तो कहते हैं कि फूले हुए पलिस्तर खिरते हैं, चूने भरी रेत खिसकती है पपड़ियाँ इस तरह, खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, स्वयं मुख बन जाता है दीवाल पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु कोई अनजानी अनपहचानी आकृति, कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता, कौन मनु। ये जो मनु है ये आधुनिक मनुष्य है, मुक्तिबोध के समय का मनुष्य है। कुछ लोगों ने मन के आधार पर कामायनी के मन की खोज की और उसके संदर्भ में मुक्तिबोध के कविता के संदर्भ की व्याख्या की। रामविलास जी ने ऐसा ही किया। लेकिन ये जो कौन मन, ये कौन है जो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता पर सुनाई देता है, ये वो नया मनुष्य है जिसकी खोज मुक्तिबोध इस कविता में करना चाह रहे हैं। इसलिए ये कविता एक प्रकार से वो जो परम अभिव्यक्ति है, वो जो नया मनुष्य है, वो जो रक्तालोक पुरुष के रूप में विश्वचेतस और आत्मचेतस का प्रतिबिंब है, उसकी खोज इस कविता में आपको बार बार दिखाई पड़ेगी। आगे कविता बढ़ती है और मुक्तिबोध एक जगह कहते हैं कि ये जो घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में, कुहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। ये जो रक्तालोक स्नात पुरुष है एक रहस्य साक्षात, वो साक्षात रहस्य है। ये जो रक्तालोक स्नात पुरुष है इसी को तो मुझे पाना है, लेकिन ये मुझसे दूर जा रहा है। ये मैंने कहा कि विवेक और चेतना का भी प्रतीक है। और मुक्तिबोध उस चेतना को, उस इयत्ता को, उस विश्वचेतस अभिव्यक्ति को
एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर संकेतित कर रहे हैं। एक जगह लॉरेंस डरेल ने कहा है, कविता में सत्य को संकेतित किया जाता है, कहा नहीं जाता, कहने से बात बिगड़ जाती है। मुक्तिबोध यहाँ उस रक्तालोक स्नात पुरुष की खोज करते हैं और एक संकेत के रूप में बार बार वो अपने से परे, अपने से दूर उसको वो देखते हैं और उसके उस पूरे स्वरूप को कविता में ढालने की कोशिश करते हैं। उसे वो कहते हैं, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह निजी संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। ये जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, ये जो विश्वचेतस व्यक्ति है, उसके बारे में मुक्तिबोध कहते हैं कि वो क्या है? वो अब तक न पाई गई मेरी परम अभिव्यक्ति है, निज संभावनाओं, निहित प्रभावों और प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिमा। तो ये जो ज्ञान का तनाव है वो आत्मा की प्रतिमा है मेरी, वो रक्तालोक स्नात पुरुष। यहाँ से कविता शुरू होती है। धन्यवाद।